23 अप्रैल 1992 वह तारीख जिसने भारतीय इतिहास के सबसे कुख्यात में से एक के अंत की शुरुआत, वो डेट जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम में लैंडमार्क डेट बन जाती है। हर्षद मेहता वो एक नाम जिसने उससे पहले बहुत रिस्पेक्ट पाई थी इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में, और अब वो बनने जा रहा था फाइनेंशियल मार्केट का सबसे बड़ा मैनिपुलेटर। तो 2021 में ज्योति मेहता उनकी वाइफ लिखती हैं 30 दिसंबर 2001 को रात के 11 बजे जब उनको ये बताया गया कि उनके हस्बैंड की डेथ हो गई है। वो थाने जेल में 54 दिन की कस्टडी के बाद हार्ट अटैक से खत्म हो गए। तो ज्योति मेहता और परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। हेलो एवरीवन, आई एम चंद्र प्रकाश जोशी एंड वी आर हियर टू मेक योर जॉब प्रिपरेशन 50% फास्टर। इस वीडियो को बनाने का मेरा जो पर्पस है वो केवल हर्षद मेहता की स्टोरी बताना नहीं है, वो तो शायद अपने बहुत सारी टीवी सीरीज में सुन ली हो, वो आपने और भी बहुत जगह पढ़ी होगी, लेकिन हमारा यहाँ पर्पज है उन इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट को क्लियर करना जो आपको फाइनेंस के अंडरस्टैंडिंग बताएंगे, जो आपको शेयर मार्केट के बारे में समझाएंगे, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट किस तरीके से लिंक है, कैसे स्कैम हुआ था, इसके बाद क्या प्रोसेसेस लाई गई। अगर आप इकोनॉमिक्स या फाइनेंस के स्टूडेंट हैं, आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, आप बैंकिंग फाइनेंस की फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको ये कॉन्सेप्ट काम आएंगे। हम स्टोरी के माध्यम से समझेंगे। वी विल नो मोर अबाउट द वर्किंग ऑफ सेबी। हर्षद मेहता के कार्यों की गंभीरता को समझने के लिए ये बहुत जरूरी है कि पहले हम ये बेसिक चीज समझें। सबसे इंपॉर्टेंट बेसिक चीज आपको जाननी है यहाँ पे बैंक रिसिप्ट, BR एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। हर्षद मेहता का ये जो पूरा स्कैम था ये बैंक रिसिप्ट के अराउंड बुना गया था। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट द्वारा इशू किए गए वो बॉन्ड हैं जब गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, मार्केट से बोरो कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास खर्चे ज्यादा होते हैं और गवर्नमेंट की कमाई कम होती है। गवर्नमेंट रेगुलरली ऐसे बॉन्ड इशू करती है, ऐसी सिक्योरिटीज इशू करती है, उनको हम शॉर्ट में न्यूज़पेपर पढ़ेंगे ना, GSEC लिखा होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गवर्नमेंट टाइम पे इशू करती रहती है और इसको मार्केट में कोई भी खरीद सकता है। आज की डेट में आप भी खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें 1990s की, उस समय इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ज्यादा होते थे और उसमें भी बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ही गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को मैक्सिमम परचेज करते थे। उनको परचेज करने का उनका पर्पस था अपने सिस्टम में लिक्विडिटी बनाए रखना। गवर्नमेंट द्वारा इशू की गई सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट से बड़ी गारंटी क्या होगी, इसको रिस्क फ्री बोला जाता है। दैट इज द रिस्क फ्री सिक्योरिटी, जीरो रिस्क है, और गवर्नमेंट इसमें आपको ब्याज देती है और आपको अपना जो प्रिंसिपल है वो भी वापस मिलेगा। एडवांटेज क्या होता है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, यहाँ पे लिक्विडिटी मेंटेन हो जाती है, यानी कि अगर आपके पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपने इन्वेस्ट किया है, किसी भी समय आपको पैसे की जरूरत पड़ी, आप ऐसे सोचिए जैसे आपने बैंक में FD किया है, उसके अगेंस्ट आपको एक रिसिप्ट मिल गई, लेकिन आप बैंक रिसिप्ट को बेचने तो नहीं जा पाएंगे, आप बैंक पे जाके तुड़वा लेंगे, आपको अपना पैसा वापस मिल जाएगा। बट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में फायदा ये होता है आप तुरंत किसी भी दूसरे इंस्टीट्यूशन को या दूसरे व्यक्ति को उसको बेच सकते हैं। गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसकी मार्केट हमेशा लिक्विड रहती है। तो ये भी ध्यान होगा कि बैंक SLR मेंटेन करने के लिए भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हैं। उस समय तो SLR की रिक्वायरमेंट कितनी थी, RBI सीरीज का वीडियो देखिए। यहाँ पर हम पहले समझते हैं बैंक रिसिप्ट क्या है। बैंक रिसिप्ट वो इंस्ट्रूमेंट हैं जो दिखाते हैं सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बात हो रही है 1992 की, उस समय जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थी आपको फिजिकल पेपर फॉर्म में रखी हुई थी, बैंक इन्हें बार बार खरीदते और बेचते थे। वो बार बार फिजिकल सिक्योरिटी ट्रांसफर करने की जगह एक बैंक रिसिप्ट दे देते थे। ये आदान प्रदान होता था ब्रोकर्स के माध्यम से। हर्षद मेहता ऐसे एक ब्रोकर थे जो बैंक से रिसिप्ट लेके जाते थे। एक बैंक जो सिक्योरिटी बेच रहा है वो सिक्योरिटी देने की बजाय एक बैंक रिसिप्ट दे रहा है, जो ब्रोकर खरीदने वाले बैंक के पास लेके चला आता है और खरीदने वाले बैंक से पैसे ले लेता है। अब आपको ये मालूम है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू कौन करता है, RBI करता है। तो आप जरूर ये सोच रहे होंगे कि RBI ने इसमें क्या रोल प्ले किया और कैसे ये इतना बड़ा स्कैम हुआ। यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल आता है RBI के PDO का, पब्लिक डेट ऑफिस। मेरे बहुत सारे वीडियोस में आपने RBI के डिपार्टमेंट का नाम सुने होंगे, लेकिन डेट ऑफिस क्यों कहलाता है? एक टाइम में ये भारत सरकार के पास होता था, पब्लिक डेट ऑफिस, वो ऑफिस जो सरकार का डेट इशुएंस का काम करता है। RBI बनने के टाइम पे यानी कि 1935 में, आज 90 ईयर्स हो गए हैं, इस फंक्शन को RBI में लाया गया, तो उस समय पब्लिक डेट ऑफिस को भी RBI में लाया। और ये यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये गवर्नमेंट के
सिक्योरिटीज को इशू करने का काम मैनेज करता है। 90s की बात करें तो उस समय पीडीओ ही मेंटेन करता था ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड भी। सपोज आज एक गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब इशू हुई, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने खरीदी और बाद में स्टेट बैंक ने वो बेच दी है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया को, तो वो एंट्री आरबीआई की बुक में होनी चाहिए, वो कहाँ होगी, पीडीओ में, पब्लिक डेटा ऑफिस में। लेकिन यहाँ पर इस सिस्टम में कमजोरियां थी, मैनुअल रिकॉर्ड मेंटेन होते थे और सिक्योरिटीज बहुत ट्रांजैक्ट हो रही थी मार्केट में। आरबीआई के एंड पे भी रिकॉर्ड कीपिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी। बैंक तो आपस में बैंक रिसीट से आदान प्रदान कर रहे हैं, उसका तो आरबीआई को पता ही नहीं चलता था। हर्षद मेहता ने इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठाया। अब आप सोच रहे होंगे कैसे और क्यों। अगर हम कैसे को समझे, हाउ इट हैपेंड, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ द पीडीओ। हर्षद मेहता का सारा स्कैम जो मैनिपुलेट किया इन्होंने बैंक रिसीट को, वो जो इंस्ट्रूमेंट जो रिकॉर्ड करता था सेल ऑफ द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिटवीन द बैंक, इसमें हर्षद मेहता ने लूप होल देख लिए। यहाँ पर बैंक करते थे रेडी फॉरवर्ड डील, जो क्या है, एक तरीके का शॉर्ट टर्म का लोन है अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। एक बैंक के पास गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, उसको पैसे की जरूरत है, उसने एक बैंक रिसीट इशू की, दूसरे बैंक जिसको पैसा लेंड करना है उसको वो बैंक रिसीट पहुंचा दिया ब्रोकर ने और वो पैसा आ गया इस बैंक के पास। रेडी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते थे। लेकिन यहाँ पे लूप होल क्या पकड़ा, हर्षद मेहता ने बड़े चालाकी पूर्वक ये जान लिया कि यहाँ पर बीच में एक सेंट्रलाइज क्लियरिंग हाउस मिसिंग है। ये सिक्योरिटीज ट्रेड हो रही हैं, लेकिन इनका हिसाब कौन रख रहा है कि आज की डेट में कौन सी सिक्योरिटी किसके नाम पर है। इस लूप होल को हर्षद मेहता समझ गया, क्योंकि ये रिकॉर्ड कहीं सही से मेंटेन नहीं हो रहा है, तो बैंक को पता ही कैसे चलेगा कि एक्चुअल में बैंक रिसीट के पीछे सिक्योरिटी है कि नहीं। हर्षद मेहता ने बैंक वालों को ये समझा दिया कि पैसा आप मेरे अकाउंट में दे दो। ये वहां पर एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक मैं बोल सकता हूँ। इतना कॉन्फिडेंस था लोगों का हर्षद मेहता पर और इतना बड़ा ब्रोकर था कि बैंक वालों ने उसको माइंड नहीं किया। जो पेमेंट कर रहे थे चेक, वो हर्षद मेहता के नाम पे कर रहे थे। हर्षद मेहता एक बीच में बिचौलिए तो थे ही, लेकिन जो ट्रांजैक्शन है वो भी उनके अकाउंट के थ्रू पास हो रहा था। यहाँ तक तो ठीक है, कम से कम सिस्टम के लूप होल्स को यूज कर रहा था। बात तो तब बढ़ी जब उन्होंने शुरू कर दिए फेक, जी हाँ, नकली रेडी फॉरवर्ड डील। वो की उन्होंने काउंटरफीट यानी कि जाली बैंक रिसिप्ट जारी करके। ये फेक बैंक रिसीटों कैसे जारी कर रहे थे, वो जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, जो लोन लेने वाला बैंक है उसके अकाउंट में दी जा चुकी हैं, उसके अगेंस्ट अब हम बैंक रिसीट इशू कर रहे हैं और बैंक वालों के साथ फ्रॉडुलेंटली मिलकर किया गया ये काम। यहाँ पे कि जो बैंक वाले चेक इशू कर रहे थे, पैसा जा रहा था पहले हर्षद मेहता के अकाउंट में, उसके बाद जा रहा था बैंक में। हर्षद मेहता अपने पास 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए पैसा रोक ले रहा था, बोल रहा था मैं अभी आपको बढ़िया बायर ला रहा हूँ मार्केट से, जो बायर बैंक है सिक्योरिटीज का वो लेके आ रहा हूँ। तो 1 दिन 2 दिन अपने अकाउंट में पैसा रोक लिया, लेकिन वो अपने अकाउंट में रख नहीं रहा था पैसे को। इस 1-2 दिन की लिक्विडिटी को वो यूज कर रहा था शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने में। ये चेंज चल रही है, आज इस बैंक का 10 करोड़ रुका, कल उसका 10 करोड़ रुका, कल उसका 10 करोड़ रुका, तो रोज आपके अकाउंट में 10 करोड़ रुपया है। 10 ही करोड़ नहीं है, 100 करोड़ भी है, 500 करोड़ भी है, जिसको आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो टू मैनिपुलेट द प्राइस ऑफ ए स्टॉक। कैसे ये हो रहा था, यहाँ पर जो की स्ट्रेटजी थी वो थी सर्कुलर ट्रेडिंग। हर्षद मेहता अपने कुछ साथ के लोगों के साथ मिलके सर्कुलर ट्रेडिंग कर रहा था। सलमान ने अपने शेयर बेचे शाहरुख को, शाहरुख ने बेचे आमिर को, आमिर ने बेचे रणबीर को, रणबीर ने बेचे ऐश्वर्या को, ऐश्वर्या ने बेचे करीना को, करीना ने बेचे आलिया को, आलिया ने बेचे करण को और करण ने बेचे शाहरुख को। जरूरी नहीं है हर बार यही सीक्वेंस चलेगी, कई बार आलिया करीना को और करीना सलमान को भी बेच रही होगी, बट ये 10-15 लोग मिलके किसी भी शेयर में इतनी ट्रेडिंग कर रहे हैं कि ट्रेडिंग बढ़ने से सबको लग रहा है इस शेयर की बहुत डिमांड है और उस शेयर का प्राइस बढ़ता जा रहा है। याद आया कुछ? ये वही सिंपल सी स्ट्रेटजी है डिमांड एंड सप्लाई को मैनिपुलेट करने की, जिसको यूज करके लोग अभी भी जो यूट्यूब के फिनफ्लुएंसर्स हैं, जिसमें मैंने बताया आपको पंप एंड डंप स्कीम, अभी भी उसका यूज कर रहे हैं। पूरी पंप एंड डंप की स्टोरी को देखने के लिए आप जाइए आई बटन पे, वीडियो का लिंक दिया है। अब हम अपनी हर्षद मेहता की कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको अगर एक एग्जांपल दूं, 3 महीने में उन्होंने एसीसी का स्टॉक प्राइस 200 रुपए से 9,000 रुपए बढ़ा दिया। 4400% ग्रोथ इन 3 मंथ्स। और जब आम जनता अपने पैसे से ऐसे शेयर्स खरीदती थी तो हर्षद मेहता जैसे समझदार चालाक लोग अपने शेयर्स बेच देते थे और करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे थे। ये ट्रेडिंग, ये बिजनेस इतना बड़ा था, जब स्कैम फटा है उसके बाद मालूम पड़ा
हर्षद मेहता के ट्रांजेक्शन्स वाज अबाउट 1/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन्स हैपनिंग इन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कि उसी समय इंडियन इकोनॉमी ओपन अप हुई थी, लोग बोल रहे थे अरे इकोनॉमी ओपन अप होने का असर बहुत जल्दी दिखने लग गया, इंडियन स्टॉक मार्केट इज डूइंग सो वेल। यहाँ पर कहानी में आया ट्विस्ट। एक जर्नलिस्ट आई, नाम आपने सुना होगा शायद, सुचेता दलाल। बाद में उनको पद्म अवार्ड से भी निवाजित किया गया। ये आप देखिए टाइम्स ऑफ इंडिया में उनकी स्टोरी। व्हेन अ जर्नलिस्ट टुक द बुल बाय हिज हॉर्न्स। उन्होंने डिटेल में इस स्कैम को स्टडी किया और पब्लिश किया, और इसकी वजह से ये बबल फटा। शेयर मार्केट गिरी 4000 पॉइंट से 2500 पॉइंट पे। पूरे मार्केट में करीब करीब 1 लाख करोड़ का लॉस हुआ था। शेयर मार्केट से भरोसा ही उड़ गया। आम आदमी को तो लगने लगा शेयर मार्केट बिल्कुल फ्रॉड है। मैंने अपने घर में अपने पिताजी से बार बार सुनी है ये बात कि शेयर मार्केट फ्रॉड है। आई थिंक उस जनरेशन को तो वो भरोसा कभी वापस ही नहीं आया। और हर्षद मेहता कोई छोटा मोटा आदमी नहीं था। उस समय जब प्राइम मिनिस्टर थे नरसिम्हा राव, एक बहुत बड़ा केस और सामने आया था कि उन्होंने नरसिम्हा राव को 1 करोड़ रुपए की कैश रिश्वत दी। आप सोच रहे होंगे 1 करोड़ तो इतना छोटा सा अमाउंट एक प्राइम मिनिस्टर के लिए, बट 1992 में 1 करोड़ सिग्निफिकेंट अमाउंट था। खास बात ये थी कि वो कैश एक सूटकेस में लेके गए थे, ऐसा उन्होंने क्लेम किया था। बात इतनी बड़ी, खूब मीडिया में इस पर हंगामा मचा, और इस स्कैम के बाद इवन पी चिदम्बरम जो फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे, उन्होंने रिजाइन तक किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए एक जेपीसी बैठाई गई, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बैठाई गई। उसने डिटेल इन्वेस्टिगेशन किया। आरबीआई ने बीआर एक्ट के तहत बैंकों के अंदर इन्वेस्टिगेशन किया। बैंक भी यहाँ पे झूठी बीआर बैंक रिसीट इशू कर रहे थे। काफी रिफॉर्म्स आए आरबीआई के अंदर। हम बात करें तो पीडीओ के अंदर पहले तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज इशू करने शुरू कर दी गई, जिसको हम बोलते हैं डीमेटेरियलाइजेशन ऑफ द सिक्योरिटी। डीमेट फॉर्म में आ गई, जिससे इनकी अकाउंटिंग प्रॉपर हो सके। फिजिकल ट्रांसफर बंद कर दिया गया, और सेबी के पास पावर आई। अगर आप याद रखिए सेबी स्टेब्लिश कब हो गया था 1988 में, लेकिन सेबी एक्ट का पास हुआ 1992 में। उसमें भी हर्षद मेहता स्कैम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। उसके बाद जो सेबी की पावर बढ़ा दी गई, जब जेपीसी की रिकमेंडेशंस आई हैं, सेबी को पावर दी गई रेगुलेट करने की, स्टॉक ब्रोकर्स को, मर्चेंट बैंकर्स को, और जितने भी ये मार्केट इंटरमीडिएटरीज हैं उन सबको, इंक्लूडिंग इन पे पेनल्टी लगाने का अधिकार दिया गया, इनका इंस्पेक्शन करने का अधिकार दिया गया। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट जो 1993 में आई, उसके बाद इंडियन स्टॉक मार्केट में भी अच्छे रिफॉर्म्स हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज मेन स्टॉक एक्सचेंज था, और जो मैंने बताया आपको 1/3 ऑफ द ट्रांजेक्शन तो एक ब्रोकर के थ्रू हो रहे थे। ब्रोकर्स के बारे में और उनके कार्टेल के बारे में मैं अगले वीडियो में भी बात करूंगा। इस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नेक्सस को तोड़ने के लिए भी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज स्टैब्लिश किया गया, NSE, जो आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर रहा है। हर्षद मेहता और उसके भाइयों को गिरफ्तार कर लिया सीबीआई ने 9 नवंबर 1992 को 2.8 मिलियन शेयर्स को मिस एप्रोप्रिएट करने के लिए, और ये करीब 90 कंपनियों के शेयर्स थे। इसमें कितने लोग इन्वॉल्व थे ये जानना सच में बहुत मुश्किल है। विजया बैंक के चेयरमैन होते थे, उन्होंने छत से कूद कर सुसाइड कर लिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने हर्षद मेहता को सजा सुनाई और वो जेल में थे। कितने बड़े बड़े उद्योगपतियों से और कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियन से वो कनेक्टेड। आई थिंक ये बात पूरी खुल नहीं पाई हो, क्योंकि उनकी मृत्यु जल्दी हो गई। ही वाज ओनली 47 ईयर्स। इंडियन स्टॉक मार्केट में, इंडियन सिक्योरिटीज मार्केट में ये एक लैंडमार्क मूवमेंट था, क्योंकि यहाँ से सेबी की पावर स्ट्रांग होती गई। भारत सरकार को भी एहसास हुआ कि हमें अपनी कैपिटल मार्केट को, हमें अपनी सिक्योरिटीज मार्केट को स्ट्रांग बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना है। दोस्तों, हम इस तरीके की स्टोरीज लेते आएंगे। अगर आपको कोई टर्म समझ में नहीं आ रहे हैं, आपको कुछ कॉम्प्लेक्सिटी लग रही है, एंड इफ यू हैव एनी सजेशंस एंड क्वेश्चंस, प्लीज आस्क मी इन द कमेंट। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब टू द चैनल। Exambee is here to unfold your potential, to make your job preparation 50% faster. All the best.